नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में बनेगी सरकार या लगेगा राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र की सियासत में सदावत अदावत बगावत की कहानी पिछले 5 साल से जमकर चली। सत्ता के लिए शहमात का खेल, कुर्सी में रेस के लिए खूब नजर आया। सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए जमकर एक दूसरे की टांग खींची गई। क्या रिश्ते, क्या अपने, क्या पराए, क्या दोस्त और क्या दोस्ती, सब ताक पर रही। लेकिन अब एक बार फिर महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। सत्ताधीशों के लिए कुर्सी की रेस एक बार फिर शुरू हो गई है। चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कसावट करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। और इस बार चुनाव मैदान में बीजेपी और कांग्रेस तो वैसी ही है। शिवसेना और एनसीपी के 2 गुट भी हैं। 2019 की बात करें तो उस चुनाव में 4 बड़े राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मुकाबला था। इस बार 6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इन 5 वर्षों में महाराष्ट्र में 3 सरकार, 3 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री भी मिले। कई राजनीतिक घटनाएं पहली बार हुई हैं। ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे सीएम बने और उनका बेटा आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा। अजीत पवार सभी 3 सरकारों का हिस्सा रहे और डिप्टी सीएम भी बने रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार क्या, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता और सियासत का खेल सबसे अलग और दिलचस्प है। इस बार यदि किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला या कोई मतभेद हो गया तो राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि राज्य में चुनावी परिणाम 23 नवंबर को आएगा और 72 घंटे के भीतर नई सरकार को शपथ लेनी होगी, क्योंकि 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में यदि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या गठबंधन में तालमेल नहीं बैठ पाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। तो आखिर में होगा क्या, और वाकई में जो दिग्गज हैं उनकी साख का सवाल भी ये इलेक्शन कहीं ना कहीं है। तो जाहिर तौर पर सवाल तो है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। चलिए, तो आपको बता दें कि चुनावी रण में लगातार 6 पार्टियों को बड़ा कहीं ना कहीं माना जाता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि महाराष्ट्र के रण में 6 बड़े राजनीतिक दल कहते हैं और सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा है, शिंदे गुट है, शिवसेना है और अजीत पवार यानी कि एनसीपी। महाविकास अघाड़ी की तरफ चले जाइए तो एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार एनसीपी। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के बड़े चेहरे हैं। एकनाथ की यदि हम बात करें, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, अजीत पवार की बात करें, उसी तरह से आप इधर आइए एमवीए में तो शरद पवार, उद्धव, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान। किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि महज 72 घंटे मिलेंगे और कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ये एक बड़ा कहना चाहिए कि एक बड़ी अग्नि परीक्षा महाराष्ट्र के दिग्गजों के लिए, पार्टियों के लिए। इस इलेक्शन में इन लोगों की साख का सवाल है कि आखिरकार क्या होगा यहां पर। तो एक बड़ा सवाल भी है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार, राष्ट्रपति शासन या फिर वाकई में कोई अपनी सरकार यहां पर बनाएगा, और बनेगी भी कैसे। क्या फिर से उस उठापटक को देखना पड़ेगा या बहुमत के साथ सरकार बनेगी। चलिए, और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। शिवसेना शिंदे गुट से चिंटू शेख हमारे साथ जुड़े हैं। चिंटू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखेंगे अनीश गाढ़वे। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चिंटू जी आपसे करती हूं, क्योंकि फिलहाल तो जिसके पास सत्ता है, जो संभाल रहे हैं, जो चीजों को देख रहे हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां इस वक्त आई हैं, मुझे लगता है जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद क्योंकि कार्यकाल भी खत्म हो रहा है सरकार का, तो एक तो बहुमत आता है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है कि रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो महज 72 घंटे मिलेंगे, तो क्या उम्मीद है कि बहुमत की सरकार बनेगी, या फिर आपको लगता है कि जिस हिसाब से चीजें घटित हुई हैं और लगातार इन 5 सालों में जितनी बार बार बदलाव देखे हैं, उसके बाद कितनी उम्मीद शिवसेना शिंदे गुट को। चिंटू जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद चिंटू जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनीश जी भी हमारे साथ जुड़े। अनीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? यस, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अनीश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी। क्या लगता है, बहुमत की सरकार बनेगी
या फिर वाकई में एक ऐसी स्थिति आकर एक ऐसा पेच फंस सकता है कि वेट एंड वॉच करना पड़े, लेकिन महज 72 घंटे मिलेंगे। ये मुझे लगता है महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दिलचस्प मूवमेंट होगा कि या तो एक तरफा निकाल लीजिए, नहीं निकल गया तो फिर फंस गए, और यदि फंस गए और नहीं हुआ 72 घंटे में तो राष्ट्रपति शासन, मतलब तीसरी कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीद है? देखिए, महाराष्ट्र का जो अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थिति है, उसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ वो इस वक्त हो रहा है। आज तक कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं रहेगा शिवसेना जैसे पार्टी को तोड़ा जाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जैसे पार्टी को तोड़ा जाएगा, जो महाराष्ट्र की भूमि पुत्र पार्टी आप अगर बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। जो यहाँ की मराठी पार्टी, आप रीजनल पार्टीज अगर आप बोल सकते हो उसको, ऐसी पार्टियों को भारतीय जनता पक्ष द्वारा तोड़ा गया है। दूसरी चीज, आपने अगर महाराष्ट्र की हिस्ट्री निकाली रहेगी तो कम से कम मुझे लगता है 1985 से 1990 के बाद महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की आज तक कभी सत्ता नहीं आई। मतलब एक ही पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में बैठी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त अभी जो 2022 के बाद महाराष्ट्र की सिचुएशन है, मैं 19 की बात नहीं कर रहा हूं, जब से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को तोड़ा गया है उसके बाद की महाराष्ट्र की सिचुएशन टोटल अलग तरीके से आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल हुए लोकसभा के चुनाव के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 42 से एनडीए कम से कम 15 तक आके रुक चुका है। 42 से 15 तक 23 पे खुद भारतीय जनता पक्ष था जो अभी 9 पे आके रुक चुका है। मतलब भारतीय जनता पक्ष और उनके सहयोगी पार्टियों को, या मैं जिनको गुट कहूंगा क्योंकि वो पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि नाम तो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, ये नाम भले उनको मिला रहेगा लेकिन जनता ने साबित कर दिया है कि कौन असली कौन नकली है। वो बात अलग है, वो राजनीति की बात अलग चलेगी। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो उनका अगर विधानसभा न्याय अगर आप आंकड़ा देखोगे तो महाराष्ट्र में लगभग 179 टू 180 जगहों पे अभी जो चुनाव हुए लोकसभा 2024 के, उसमें 180 प्लस के आंकड़ों में महाविकास आघाड़ी नंबर 1 पे है, जिसमें 145 का मैजिक फिगर है और 180 तक का आंकड़ा जाता है। तो इसका यह मतलब साफ है। उसी के बाद इनको लाडली बहन लाना पड़ा, क्योंकि उनको पता चल गया कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता की ट्रेंडिंग चल रही है, महाराष्ट्र की जनता की सोच चल रही है, महाराष्ट्र की जनता ने आज तक कभी किसी धोखाधड़ी करने वालों का साथ नहीं दिया है, स्वाभिमान के पीछे हमेशा खड़ी रही है। तो इस वक्त जिन्होंने जिस भारतीय जनता पक्ष ने इन दो पार्टियों को तोड़ा है, उनको भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी महाराष्ट्र की जनता ने इनको लताड़ दिया है। आप यह भी देखिए कि आने वाले समय में 2024 के जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, इनमें भारतीय जनता पक्ष 50 के अंदर जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपने कैंडिडेट चेंज करने की शुरुआत कर चुके हैं, जिसको एंटी इनकम्बेंसी अपन बोलते हैं। लेकिन ये उनके काम नहीं आएगा। भारतीय जनता पक्ष को जाना ये तय हो चुका है। 50 के अंदर अगर भारतीय जनता पक्ष सीमित रह गया, 50 से 60, 50, 55, 60 के अंदर, तो अभी भी जो अगर आप आंकड़े देखोगे भारतीय जनता पक्ष के, तो भारतीय जनता पक्ष 58 जगहों पे ही खाली क्या बोलते हैं उसे, आघाड़ी पर है लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार। तो भारतीय जनता पक्ष अगर 58, 59 पे जाकर रुकता है तो कहां से ये 145 तक जाएंगे? इनका आना संभव नहीं। फिर भी ये तो हो गए पिछले 2-3 महीने के पहले के आंकड़े। अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, लाडली बहन योजना या टोल माफी, मुझे दरख्वास्त है, पूरी महाराष्ट्र की जनता से दरख्वास्त है जो इन इलेक्शंस में वोटिंग करने वाले हैं, आप पिछले 2.5 साल में क्या हुआ उसके ऊपर वोटिंग करना है। ये नहीं कि 2 दिन पहले कौन सा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। हम 2 दिन पहले क्या डिसीजन हुआ उसके ऊपर जाके वोटिंग करते हैं, वो सही नहीं रहेगा। 2.5 साल में हमारी कितने इंडस्ट्रीज, कितने बिजनेसेस महाराष्ट्र के बाहर चले गए, क्या बेरोजगारी का स्तर है, महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है उसकी सिचुएशन क्या है, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती है, एक गुंडा राज महाराष्ट्र में लाके रख दिया है। यह सब चीजों को देखना पड़ेगा। उसके पहले की जो गवर्नमेंट थी जिसमें उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, उस गवर्नमेंट के साथ उसको कंपेयर करना होगा, जिस समय सिचुएशन बहुत खराब थी, जिस समय लोग रेमडेसिविर के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आईसीयू बेड के लिए तरस रहे थे। उस वक्त उद्धव साहब ने ये सारी चीजें मुहैया कराने की पूरी कोशिश की थी। उस वक्त उद्धव साहब की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला महाराष्ट्र के अदर जो
इश्यूज है उसके बारे में ध्यान देने के लिए, क्योंकि उस वक्त जान बचाना ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, ठीक जबकि है। उनको खुद को 3 बार कोविड हो चुका था। हमें ये सब बातें भी ध्यान रखनी चाहिए कि उस 2.5 साल में क्या हुआ था, जब हम अपनी सांस रोक के बैठे थे कि मेरे जो रिश्तेदार है, मेरे जो आप्त स्वकीय है, उनकी जान में कैसे बचाऊं। उस वक्त 50-50 हजार हर जो जिनके भी फैमिली में, जिनके भी परिवारों में मृत हुए हैं, मृत्युमुखी पड़े हैं, उनके हर एक के खाते में 50-50 हजार डाले गए थे, ठीक बिना है कुछ अनीश जी, जांच किए। एक मिनट बीच में रोक रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी हम नंबर ऑफ सीट्स पे भी आएंगे, क्या स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, बहुमत जा रहा है या नहीं जा रहा है, रुकेगा। देखिए ये सारे फैक्टर ना काम करेंगे, जो आप मुद्दे जिस तरह से आप गिना रहे थे, बात कर रहे थे ना, बट ऑब्वियस है कि जो महाराष्ट्र की जनता है वो इन तमाम चीजों को मुझे लगता है समझ रही होगी। जागरूक जनता है महाराष्ट्र, मुंबई, मतलब आप समझ रहे हैं अपने आप में बहुत सियासत बहुत अलग है, वहां का सिनेरियो, वहां की पृष्ठभूमि, सब कुछ बहुत अलग है, बहुत अलग लोग हैं, वो बिल्कुल इधर उधर की चीजों को नहीं समझेंगे, वो बहुत अलग ही जीते हैं। तो मुझे लगता है इस सारे पॉइंट्स को बहुत भली भांति वो समझते भी होंगे और उसी पर अपना जाकर एक वो बटन भी दबाकर आएंगे कि वो किसे चाह रहे हैं, किसकी सरकार को चाह रहे हैं। ठीक है, चिंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, चिंटू जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, और अनीश जी चलिए आप ही के साथ इस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां आती है, सीट्स की बात आ रही है। देखिए ये बात भी स्वीकारनी पड़ेगी कि शिंदे गुट में भी जो 3 लोग साथ में हैं, आप लोग जो थे, जो भी डिस्प्यूट्स आए, जो भी चीजें आई, और जो भी अभी महाराष्ट्र में एकदम से चीजें और हुई हैं राजनीतिक रूप से, मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा। क्या इनका प्रभाव आप मानते हैं कि फर्क इनका पड़ेगा? क्योंकि जो कुछ भी हुआ था, जिस तरीके से सरकार गिरी, फिर उसके बाद सरकार बन गई, फिर वो तमाम चीजें चल रही हैं, शिवसेना में भी 2 फाड़ हुई, एनसीपी में भी 2 फाड़ हुई, कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं था महाराष्ट्र के लिए, बट हुआ तो अब आने वाले समय में भी क्या ये चीजें हम देख पाएंगे? आपको लग रही है इसकी स्थिति परिस्थिति, या फिर जनता कोई ऐसा जनादेश दे सकती है कि शायद ये सब एक तरफ हो जाएंगे? महाराष्ट्र की जनता ने अभी अभी हुए लोकसभा चुनाव में ही अपना रुख मतलब अपना जो डिसीजन है वो तय कर लिया है। लेकिन ये बात ध्यान देनी होगी कि हर बार शिंदे गुट अपना स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पक्ष के सामने रखता है कि हमारा स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पक्ष से भी अच्छा रहा है, तो हमें सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। ये सारी न्यूज हमारे कानों पर आती है। हमें अचरज होता है कि जिन भारतीय जनता पक्ष की वजह से आप खड़े हैं, आज अगर आप अपनी सीटें ज्यादा मांगेंगे, आज अगर आप मुख्यमंत्री पद के लिए हमारा नाम रहना चाहिए ये सब कहेंगे, तो दूसरे ही दिन आपका सिंबल, उस दूसरे ही दिन आपकी पार्टी का जो आपको शिवसेना नाम मिल चुका है वो निकाल दिया जाएगा। आज ये दोनों भी, अजित पवार गुट रहेगा या फिर शिंदे गुट रहेगा, ये दोनों भी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो एक मुहावरा बोलते हैं कि हम जो मतलब मांगने वाला कभी भी डिमांड नहीं रख सकता, जो हाथ फैला सकते लेकिन डिमांड नहीं रख सकते। आज आपका अस्तित्व भारतीय जनता पक्ष की वजह से ही है। दूसरी चीज, आज शिंदे गुट के पास अगर आप देखोगे तो 13 एमपी से शिंदे गुट आज 5 से 6 एमपी तक आ चुका। मतलब असली कौन नकली कौन, ये यहाँ पे फैसला महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। जो शिवसेना पार्टी के पास 5 एमपी थे, आज वो 10 तक जाके पहुंच गए। ये भी अच्छी बात नहीं है कि हमारे एमपी ज्यादा आ सकते थे। 3 से 4 जगहों पे हमारे 15-20 के फर्क से हमारे एमपी गिर चुके, हमारे वो कैंडिडेट गिर चुके। हम उन सब पे ध्यान देंगे, लेकिन आने वाली विधानसभा में महाराष्ट्र से शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी के कम से कम 170 टू 180 तक एमएलए चुन के जाएंगे। हम इसकी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कोई आप उसे बोल सकते हैं कि कोई झगड़ा जैसे इनमें चल रहा है, इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए, कोई ऐसा झगड़ा अभी तक तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ 5 से 6 सीटें ऐसी है जहां पे बातचीत चल रही है, जहां पे बातचीत के जरिए वो एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा और उन सीटों पर बातचीत के जरिए ही आगे बात होगी। लेकिन कहीं पर भी इसका परिणाम, ये महागठबंधन टूटने तक, महागठबंधन में कुछ अनशन है या फिर क्या, मुझे वो वर्ड ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन महागठबंधन हमेशा के लिए रहेगा, इलेक्शंस के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। और आने वाली सरकार जो रहेगी शिवसेना के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दूर रखेंगे और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में आएगी। ठीक है, चलिए हमारे साथ माधव पाटिल भी जुड़ गए हैं, जो एनसीपी का पक्ष रखेंगे शरद गुट से। माधव जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, धन्यवाद, बोलिए ना। माधव जी क्या चुनौती मानते हैं
चुनौती वाला सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र की इलेक्शन और सियासत बहुत दिलचस्प है। मैं हमेशा हर चर्चा में जब महाराष्ट्र की होती हूँ ये बात का जिक्र करती हूँ। क्यों करती हूँ वो भी बताती हूँ। इसलिए कि 288 टोटल सीट्स में से 145 यदि बहुमत का आंकड़ा है, वो इतनी आसानी से एक तरफा क्या चला जाएगा इस इलेक्शन में? क्योंकि इन इन इतने सालों में इतनी बार इतने सीएम बदल गए, फिर डिप्टी सीएम भी बदल गए, बहुत सारी चीजों में ना उठापटक देखी गई है। यहां पे पेंच कुछ ऐसा फंसता है कि आपका रिजल्ट जिस दिन आया उसके बाद आपको मुश्किल से 72 आवर्स मिलने हैं, कार्यकाल क्योंकि सरकार का खत्म हो रहा है। यदि मान लीजिए कि एक बहुमत की सरकार आती है तो बहुत अच्छी बात है, शपथ ग्रहण हो जाएगा उतने 72 घंटे के अंदर। नहीं होता है तो बहुत तेजी से उठापटक होगी। अब इस उठापटक के मास्टरमाइंड कौन कौन है? क्या ये चुनौती नहीं है कि पहले से माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, और किस तरीके से इसको फेस करेंगे? जैसे गाडवे साहब ने कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन ही सरकार बनाएंगी, डेफिनेटली हम मेजॉरिटी में आएंगे, लेकिन एक किंतु परंतु है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, सब है। तो जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो एमएलए है तोड़े। सेम में हरियाणा में भी वही हुआ, मणिपुर में भी वही हुआ, गोवा में भी वही हुआ। मतलब बीजेपी 3rd या 4th रैंक पे थी, फिर भी उन्होंने उनका सीएम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनके पास ईडी था, सीबीआई था और केंद्र सरकार थी। तो ये उनके पास ये जो हथियार है, जो गैर कानूनी है, इलीगल है, इलीगल तरीके से वो अप्लाई करते हैं, सो दैट इज रॉन्ग। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के बाद 72 घंटे में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। अगर केंद्र सरकार ने इसमें कुछ बाधा नहीं डाली तो डेफिनेटली हम महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक बात और है, जैसा कि आपने बोला कि ईडी है, सीबीआई है, ये तमाम लोग हैं, वो उस वक्त पे क्या सिनेरियो बनता है वो उस वक्त की बात होगी। लेकिन यदि ऐसी कोई अचानक से कार्रवाई आ जाती है या कोई चीज होती है, वो अपने आप में एक मैसेज देने का प्रयास करेगी। और मुझे लगता है सीबीआई हो, ईडी हो, वैसे ही इनको कोर्ट की तरफ से एक फटकार मिल चुकी है, तो इलेक्शन में तो कोई एकदम अचानक से कोई सीन क्रिएट होगा मुझे नहीं लगता। खैर, लेकिन ये उस वक्त की बात होगी। हाँ, एक चीज जरूर है, ये जो तोड़फोड़ वाली बात है, जो आपने बोला कि खरीद फरोख्त ये लोग करते हैं, ये जरूर हमें देखना पड़ेगा कि हम आपके जो लोग हैं, कहते हैं ना कि जो अपने हैं, हम अपनों को तो संभाल के रखें। हमारे अपने ही चले जाएंगे यदि, तो फिर हम किसको दोष देंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये अक्सर हर जगह पे देखा गया है ना कि भाई आप अपने विधायकों को, अपने तमाम लोगों को तो समेट के रखिए। यदि वो ही नहीं है, वही धोखा दे के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं थोड़ी सी चीज के लिए, सत्ता की लोलुपता में, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उनको तो होल्ड करना ये आप लोगों के लिए चुनौती होगा। नहीं, चुनौती है, लेकिन अगर कोई गन निकाल के बोलता है कि मैं सिंघम हूं, तो कैसे डेयरिंग करेगा ना, तो वो झुकेगा ही ना। तो हमको सिंघम नहीं चाहिए, हमको न्यायपालिका चाहिए। और जैसे कि शिवसेना ओरिजिनल और राष्ट्रवादी ओरिजिनल, इन दोनों के जो 12 एमएलए का जो प्रकरण है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। सरकार तो बर्खास्त हो गई, तो वो रिजल्ट आके फायदा भी क्या है? तो हमें लोकशाही चाहिए। अगर लोकशाही में कोई गन दिखा के बोलता है कि मैं सिंघम हूं, तो उसका यूज नहीं है। सिंघम पिक्चर में ही अच्छा लगता है। ओके, हमें न्यायपालिका चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए, हमें संविधान चाहिए, जो नहीं है। इसीलिए अगर एमएलए हमारे साथ नहीं रहते, तो इसका सीधा मतलब है कि उन्हें कुछ ना कुछ गन दिखाई दिया है, या ईडी दिखाई दी है, या सीबीआई दिखाई दिया है। यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये तो बात आप लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है वो खुल के ये सारी बातों को रख सकते हैं। स्टैंड नहीं लेंगे
तो कैसे काम चलेगा भाई? यदि एक विधायक भी मान लीजिए, ये तो खैर तब की बात है, हम ये तब की बात कर रहे हैं जब ये एक सिनेरियो आएगा, ये पेच फंसेगा, बहुमत ही मिल गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, यदि किसी के ऊपर कोई प्रेशर आया, कोई बात आई, तो कहा भी तो जा सकता है ना सीधे सीधे कि भाई ये प्रेशर है, ये बात है। ये कभी नहीं होता, सब कुछ फेरबदल हो जाता है, उसके बाद ये बातें आती हैं कि गन था और सिंघम बन गए थे और तमाम चीजें थी। मुझे लगता है महाराज की सियासत में तो गन निकाल लेना और सिंघम बन जाना, सर ये तो सब कुछ देखा हुआ है आप लोगों ने नजदीक से, कब कौन क्या कर देगा। जो जीता नहीं, वही ये तो सिकंदर, गलत है अब वो ना। जैसे भी जीत जाए। नहीं नहीं, यही तो गलत है ना। अभी कश्मीर में गैर बीजेपी सरकार आई, वहां पे कुछ नहीं किया बीजेपी ने। क्यों? क्योंकि अभी झारखंड और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था, तो क्या था, पूरा गलत था। री इलेक्शन हुआ, आपका महापौर हुआ, मेयर हुआ वहां पे। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये सब पूरे भारत को पता है कि अगर उनके पास, केंद्र सरकार के पास ईडी, सीबीआई या गन है, सिंघम है, तो दैट इज रॉन्ग। हमको सिंघम नहीं चाहिए, हमको सिंघम चाहिए जो सारे दस्तावेज कोर्ट को, न्यायपालिका को दे और उसके बाद न्याय हो। सिंघम से न्याय हमें अपेक्षित नहीं है। ठीक है, ठीक है अनीश जी, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया और बहुत छोटे से सवाल के साथ। ये सारा सिनेरियो तब बनेगा जब वो स्थितियां, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन फिर भी जो वर्तमान में स्थिति है, जो मुद्दे हैं, जो तमाम चीजें हो रही हैं, उसको देखते हुए आप लोगों को, आप सब लोगों को, मुझे लगता है एक साथ अपने लोगों को बांध के रखना होगा। उस स्थिति परिस्थिति के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा। देखिए किसने क्या काला पीला किया है उन्हें सब पता होता है, कहाँ किस पे दबाव आ सकता है वो भी उन्हें पता होता है। अब उससे कैसे बचना है और इस टाइम पे प्रेशर में नहीं आना है वो कैसे, ये सब समझते हैं, सब राजनीति के खिलाड़ी हैं, सब समझते हैं। लेकिन हाँ, बहुमत की, मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो क्या लगता है कि कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आपको लगती है कि बहुमत निकाल कर ले जाएगी वर्तमान की सरकार, या पेच फंसेगा? आपको क्या लग रहा है इस वक्त सारी चीजों को देखते हो? मैं एक बहुत सीधी सी बात आपके सामने रखता हूं। ये मेरा सवाल न्याय व्यवस्था के लिए है। आज अगर शिवसेना जैसी पार्टी का जो प्रकरण है न्यायपालिका में जो पेंडिंग है, अगर उसका रिजल्ट अगर वक्त पे लगता था तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। न्याय मिलना और सही वक्त में मिलना ये बहुत जरूरी है। आज आप देखेंगे, कल को समझो हमारी महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिल भी गया महाराष्ट्र में, इसकी क्या गारंटी हम दे सकते हैं कि ये दोबारा से उसमें से किसी गुट को बाजू में लेके जाके 2/3 की मेजोरिटी को ले, क्योंकि आज कहां है वो अनुच्छेद 10, आर्टिकल 10 कहां है? उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है। आज पक्षांतर बंदी कायदा जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, या फिर गढ़ बदलू कायदा, वो पक्ष बदलू कायदा जो रहता है, आज वो कहां है? वो कुछ भी, वो मजबूत है ही नहीं। कल को हमें मेजोरिटी मिल भी गई तो कांग्रेस के, चलो कांग्रेस तो राष्ट्रीय पक्ष है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और हमारे अगर फिर भी एमएनए फिर भी तोड़ने की कोशिश की तो क्या कर सकते हैं? आखिरी उपाय कोर्ट है, और कोर्ट आप देख ही रहे, तारीख पे तारीख, यहां तो तारीख भी नहीं दी जा रही है। किसके प्रेशर में चल रहा है ये सारी चीजें किसकी प्रेशर में है? आज हम पिछले 8 महीने से देख रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस को और हमारी केस को 8 महीने से तारीख तक नहीं दी जा रही। राष्ट्रवादी की केस फिर भी 1 साल बाद आई, लेकिन शिवसेना की केस तो काफी पहले से थी। यहां अगर तारीख भी आप नहीं देंगे तो हम क्या यूनाइटेड नेशन में जाएंगे? यूनाइटेड नेशन में जाके मांग करेंगे कि भाई हमारी पार्टी की तारीख आप दे दो कम से कम। ठीक है अनीश जी, ठीक है, क्योंकि समय हो गया, मैं बीच में रुकूंगी। ये इंतजार है, अब तो मतदान की इंतजार हो रहा है। जाइए, बढ़िया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जोर शोर से अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइए। जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार किसकी या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो निर्णय है वो महाराष्ट्र की जनता को लेना है। लेकिन जो भी होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।